Assalamu alaikum dear students. My name is Rafi Bloch from British International School System. आज का हमारा लेक्चर है क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7 है कि वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एनर्जी को कैसे कैरी करते हैं। पीछे भी हमने इसी के मुतालिक पढ़ा था कि वेव कैसे ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले इसके एग्जांपल दी थी हमने कि हम क्या करते थे, एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच भी करते थे। कैसे? जैसे हमारे पास कोई एक रस्सी होती थी, हम कोई रिजिड बाडी से उसको बांध देते थे वन साइड को, दूसरे साइड से हम क्या करते थे, उसको अपने हाथ से पकड़ लेते थे। जैसे उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कराते थे तो उसके अंदर क्या पैदा होती थी, वेव्स पैदा होते थे। एंड देन वो क्या करते थे, हमारे हाथ मस्कुलर एनर्जी जो फ्रेम कर रहा था वो किसकी तरफ ट्रांसफर करते थे, उस रिजिड बॉडी की तरफ, जहाँ पे क्या होता था वो एक दूसरे रिजिड बॉडी की तरफ जहाँ पे वो बंधे होते थे। तो वेव यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे अब हमने अगर एनर्जी प्रोवाइड की अपने हाथ से, उसमें क्या पैदा हो गया, स्ट्रिंग में वेव्स पैदा हो गए। एंड देन वेव स्ट्रिंग में सिर्फ एक जगह एक पॉइंट पे रुके नहीं है, वो क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड रिजिड बॉडी, जहाँ पे वो रिजिड बॉडी के साथ क्या होता है, बंधा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि वेव डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। एक तो डिस्टेंस से क्या मुराद है, डिस्टेंस से मुराद ये है कि अगर रस्सी की लंबाई ज़्यादा होगी तो इसमें वेव्स बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। अगर रस्सी की लंबाई ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होंगे, वेव्स कम प्रोड्यूस होंगे। हाँ, अगर रस्सी की लंबाई कम होगी, देखिए ये हमारे पास क्या है, कोई रिजिड बॉडी है जहाँ पे बंधा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक रस्सी है, स्ट्रिंग है। अगर हम इसको मूव कराते हैं किससे, हाथ से, तो क्या होगा, जो वेव्स पैदा होंगी ना, अगर इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनका क्या होगा, फासला अगर ज़्यादा है तो क्या होगी, वेव्स कम से कम प्रोड्यूस होंगी। जहाँ तक कि जब तक वो एंड पॉइंट पे जहाँ पे जाएंगे क्या होगी, उन वेव्स की जो मोशन है वो कम होती होती बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर इसका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इट मीन इसमें वेव्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। और सेकंड नंबर पे हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या है, लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा था। देखिए एम्पलीट्यूड ये है कि हमारे पास क्या, कोई मेन पोजीशन है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, मूव करा रहे होते हैं किसी भी बॉडी को। देखिए मेन पोजीशन के इर्द मूव करना, किसी भी बॉडी का वाइब्रेट करना, कैसे, क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। देखिए जो ऊपर वाले हिस्से हैं दोनों हमारे पास, ये क्या कहलाते हैं, क्रस्ट कहलाते हैं। और मेन पोजीशन के नीचे वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या है, ट्रफ है इसका। तो इट मीन अब हमारे पास एक तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूसरा क्या है, एम्पलीट्यूड पे। अगर हम रस्सी को या स्ट्रिंग को ज़्यादा तेज़ी से मूव कराते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी तरह अगर हम उस स्ट्रिंग को हल्के से मूव करें, छोटा सा हल्का सा झटका दें, तो क्या होगा, उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड पैदा होगी वो बहुत कम होगी, लाइटली। इसी तरह ये तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है कि वेव इक्वेशन क्या है। तीन चीज़ों के दरमियान रिलेशन को हम वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। अब अगर हम बात करें कि वेवलेंथ बेसिकली है क्या, देखिए मैं इसी फिगर से आपको वेवलेंथ, देखिए ये हमारे पास क्या है, अब मैंने समझाया था कि हमारे पास जो हमारे पास बन रहा है एम्पलीट्यूड का, कि इसकी दो चीज़ें बन रही हैं, एक क्रस्ट बन रहा है और दूसरा हमारे पास क्या है, इसका ट्रफ है। क्रस्ट क्या होते थे, जो मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो इनका सेंटर होता था ना, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या नाम देते थे, ऊपर वाले हिस्से को क्रस्ट का नाम दें और नीचे वाले हिस्से को किसका, ट्रफ का। देखिए दो हमारे पास बन रहे हैं क्रस्ट, जो दोनों क्रस्ट है ना ऊपर वाले हिस्से ना, तो दो क्रस्ट का दरमियानी फासला, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, दो क्रस्ट का जो दरमियानी फासला होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ का नाम देते हैं। एंड वेवलेंथ को रिप्रेजेंट लैम्डा से कहते हैं, ये आपने पिछले 9th में भी पढ़ा होगा। देखिए दो क्रस्ट के दरमियान दरमियानी फासला, या अगेन आप ये भी कह सकते हैं कि दो ट्रफ के दरमियान दरमियानी फासला, सेम चीज़ है। क्रस्ट हो या ट्रफ, इन दोनों के दरमियान जो आपके पास इनका डिस्टेंस बिटवीन दरमियानी फासला जो बन रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। अब स्पीड की तारीफ ये है कि v इज इक्वल टू डी ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस ओवर टाइम तो हमारे पास आ गया, हमने इसका बेसिकली फाइंड क्या करना है, एक वेवलेंथ और दूसरा क्या है इसका टाइम पीरियड। जो वेवलेंथ बन रहा है, if time taken by the wave moving from one point to another point,
जितना टाइम लगाता है किस चीज में कि वो मूव करे किसकी जानिब, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानिब, ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है v इज इक्वल टू, तो हमने इसको यानी कि टाइम, जो टाइम लगाता है, इफ टाइम टेकन बाय द वे मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कराने में जितना वो टाइम कंज्यूम करता है, उसको हमने किसका नाम दिया, टाइम पीरियड का नाम दिया। एंड देन आप जानते हैं डिस्टेंस कितना बन रहा है, डिस्टेंस तो वही है ना जो हमारे पास यहाँ शो है कि दो पॉइंट्स के दरमियान क्या, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान फासला क्या कहलाता है, इसका वेवलेंथ कहलाता है। डिस्टेंस को हमने वेवलेंथ से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। अब देखें ये जो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई है वेलोसिटी से, क्या बने हमारे पास, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t, ठीक है। टाइम पीरियड इसी का है कि वो जितना टाइम लगाता है, ठीक है, दोनों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। और सेकंड वन जो हमारे पास है वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ कितना बन रहा है, दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला। इसी तरह अगर मैं आगे जाऊँ, देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल है। तो इसी तरह अगर मैं इसी पॉइंट, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूँ, तो इसी इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ किसकी, टी की, टाइम पीरियड की, तो क्या बनेगा हमारे पास ये इक्वेशन, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, हमारे पास क्या है 1 ओवर एफ है, तो मैं यहाँ 1 बाई एफ लगाता हूँ, ठीक है। 1 बाई एफ है तो ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, लैम्डा एफ बनेगा, ठीक है बच्चे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गया है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ हमारे पास क्या बन रहा है, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा हमारे पास क्या है, इसका वेवलेंथ है। यही हमारे पास इसका इक्वेशन बन रहा है, किसका, वेव इक्वेशन का। वेव इक्वेशन बेसिकली है भी रिलेशन किसके दरमियान, तीन चीज़ों के दरमियान। एक बन रहा है हमारे पास वेलोसिटी, दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी, थर्ड वन हमारे पास क्या है, इसका वेवलेंथ। इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल भी आपके सामने उसको भी करते हैं। देखिए ए वेव मूव ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। सेम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए थोड़ा सा इसको दो, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास तो आ गया, ये तो अभी हमने निकाला किस चीज से, वेव इक्वेशन से। अब हमने फाइंड करना, एक एग्जांपल है कि ए वेव मूव ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, अगर मैं गिवन डेटा की बात करूं, एग्जांपल नंबर हमारे पास है 10.2, गिवन डेटा हमारे पास है इसका कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास उसका बन रहा है, गिवन है 4 हर्ट्ज। एंड देन दूसरी चीज हमें क्या गिवन हमारे पास है, वेवलेंथ लैम्डा, मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा गिवन है। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या, स्पीड, इसका स्पीड v, ये अननोन वैल्यू जो हमने फाइंड करना है। सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा जो अभी हमने वेव इक्वेशन से निकाला कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल बन रहा है, ठीक है बच्चे। एंड देन अब हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है, 4 हर्ट्ज है, इसकी वैल्यू लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कितना है, 4 बाई 4 कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से 16। अब देखें ये तो हमारे पास इसका स्पीड आ गया, स्पीड v इज इक्वल टू 16। अब स्पीड के फार्मूले क्या है, इसका यहाँ हमने यूनिट लाजमी लिखना है कि 16, स्पीड का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड,
यानी कि अब हमें इसका क्या क्या कोई भी एग्जांपल या न्यूमेरिकल है जहाँ लास्ट पे जो भी स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन जो भी है, आपने उसका जो यूनिट है वो लाजमी लिखना है। क्योंकि स्पीड है तो उसके यूनिट क्या बनेंगे, मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था वेव कैरियर्स ऑफ एनर्जी, कि वेव एनर्जी को कैसे कैरी करते हैं। ये सारी एग्जांपलें आपने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ी थी। दूसरा इसमें छोटी सी एग्जांपल दी थी कि ये स्ट्रेच स्ट्रिंग वाली, और वेव डिपेंड किस पे करता है, डिस्टेंस पे या एम्पलीट्यूड पे। फिर थोड़ा सा इस पर रोशनी डाला कि वेव इक्वेशन क्या है। ये बेसिकली तीन चीज़ों का रिलेशन है, वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, या वेवलेंथ हो गया। वेलोसिटी हम जानते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल है। अब चूँकि डिस्टेंस हम नहीं लिखते, हाँ हम किस फॉर्म में लेते हैं, बेसिकली वेव फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो टाइम जो सिंपल टाइम है वो टाइम पीरियड में चल रहा है कि इस टाइम टेकन बाय द वेव मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना टाइम कंज्यूम होता है उसको हमने टाइम पीरियड का नाम दिया। इसी तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के जो दरमियानी फासला है ना, एम्पलीट्यूड का, डिस्टेंस का, उसको हमने क्या नाम दिया, वेवलेंथ का नाम दिया। सॉरी वो तो हमने रेज कर दिया। तो ये सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास इक्वेशन आ रहा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के। इसी तरह छोटी सी एग्जांपल दी जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन था और वेवलेंथ भी गिवन है। इसमें हमने फाइंड क्या करना था, स्पीड फाइंड करना है। तो स्पीड का फार्मूला यहीं से हम ड्राइव कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के। जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों गिवन है तो हमने पुट किए दोनों के वैल्यू। फ्रीक्वेंसी भी 4 है, 4 हर्ट्ज है, वेवलेंथ हमारे पास क्या है, 4 मीटर है। तो स्पीड हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू 16। क्योंकि यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है तो हमने यूनिट क्या लिखा, मीटर पर सेकंड। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।